न्यूज स्टेट में हूं आपके साथ इशिका राणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेहद ही खास और महत्वपूर्ण खबर के साथ। सरकारी एजेंसियों का डर दिखाकर ठगी, ऑनलाइन ठगी का नया तरीका आखिरकार क्या है? कैसे करें साइबर फ्रॉड की पहचान? साइबर क्राइम के आगे पुलिस लाचार, लेकिन इस वक्त बड़ी जानकारी। डिजिटल अरेस्ट का मामला डराकर 40 लाख रुपए की ठगी की गई है। बड़ी खबर, बैंक के रिटायर्ड अधिकारी से ठगी की गई। आपको बता दें कि ईडी का वारंट दिखाकर डराया गया, धमकाया गया, डिजिटल अरेस्ट कर पैसे लिए हैं। ये बड़ी जानकारी इंदौर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि इंदौर में एक बार फिर डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है और इसके बाद बदमाशों ने बैंक के रिटायर्ड अफसर को ही शिकार बनाया है। बदमाशों ने ईडी का वारंट दिखाकर रिटायर्ड अफसर से करीब 40 लाख रुपए ठग लिए। वारंट के नाम पर बदमाशों ने अफसर को इतना धमकाया कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और दो दिन तक एक कमरे में डिजिटल अरेस्ट करके रखा। मामले में एडिशनल डीसीपी राजेश डंडोतिया ने बताया कि 11 जुलाई को पीड़ित के पास अनजान नंबर से कॉल आया था और फोन करके उसको धमकाया गया है। ईडी का अधिकारी बताकर बात की गई है और साथ ही कहा कि तुम्हारे नाम का ईडी ने वारंट जारी किया है, तुम एक मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े केस में फंसे हो, इसमें तुम्हारे बैंक खाते इस्तेमाल हुए हैं जिसमें 8 करोड़ 20 लाख की राशि का अवैधानिक रूप से कई बैंक खातों में ट्रांजैक्शन हुआ है। कुछ दिनों पहले एक डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है जिसमें क्राइम ब्रांच में संपर्क किया गया है। उसमें जो बैंक रिटायर्ड बैंक अधिकारी है और उसके द्वारा ये बताया गया कि उसके पास कॉल आया था और कॉल में ये बताया गया कि आपके जो पार्सल था फेडेक्स इंटरनेशनल कुरियर सर्विस से कॉल आया था, ऑटोमेटेड कॉल था और उसमें बताया गया कि आपका जो पार्सल है उसमें इलीगल ड्रग्स हैं और आपके अकाउंट का इस्तेमाल हुआ है, आपके डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है और भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आपके डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है। फिर उसको सीबीआई क्राइम ब्रांच से जोड़ा, साइबर क्राइम से जोड़ा, फिर सीबीआई से जोड़ा और इस तरीके से उसको फिर वीडियो कॉल स्काइप वीडियो आईडी पर लेकर गए और स्काइप वीडियो कॉल में उसके साथ लगातार बात की और उसको डिजिटली अरेस्ट रखा और लगभग 40 लाख रुपए के करीब उसके साथ फ्रॉड हो गया। इस संबंध में उसके द्वारा रिपोर्ट कराई गई क्राइम ब्रांच से 1930 में कंप्लेंट रजिस्टर करा दी गई है। जितने भी अकाउंट्स में जो उनका पैसा गया है उन अकाउंट्स को फ्रीज करा दिया है, होल्ड करा दिया है और इसमें फिलहाल कंप्लेंट रजिस्टर की जाकर तो साइबर ठगी के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ज्यादा बातचीत हमसे करेंगे हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट शोभित चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही संवाददाता हमारे साथ भोपाल से गौरव गुप्ता जुड़ चुके हैं और इंदौर से सचिन भैरानी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं शोभित चतुर्वेदी जी आपके पास आना चाहूंगी। तो शोभित जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार आए दिन साइबर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, साइबर फ्रॉड लोगों के साथ आए दिन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर डिजिटल अरेस्ट आखिरकार क्या है? पहले तो इसको आप विस्तार से बताइए। जी नमस्कार। एक्चुअल सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मार्केट में है वो ये है कि लोग अवेयर नहीं है। जबकि जो एक हमारे हमारा साइबर जागरूकता दिवस के नाम से एक प्रोग्राम बनाया गया था 2021-22 में, जो कि नहीं चल पाया, पर उसको अभी भी हर महीने के पहले बुधवार को करने को कहा गया है कि सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जितने भी रिटायर्ड और बाकी अधिकारी हैं, इनको मिलकर मध्य प्रदेश साइबर सेल, मध्य प्रदेश सरकार, जैसे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ या छत्तीसगढ़ की, हर स्टेट के सारे जगह पे ये जो प्रोग्राम बनाया गया इसको चलाना चाहिए। डिजिटल युग जो आया है, क्योंकि डिजिटल जब हम बात कर रहे हैं कि हम सारी यूपीआई और हम सारी चीज पर काम कर रहे हैं, तो लोगों को जागरूकता सबसे मेन है, जागरूकता। क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आप कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसी चीज हो रही है और आप क्या होता है जब वो ये जो कॉल्स करते हैं वो उस समय करते हैं जब आप कहीं बिजी होते हैं। उनको पता है कि कब से कब तक किसी, जैसे जो एटीएम कार्ड फ्रॉड होते थे या जो ओटीपी मांगे जाते हैं या जो बच्चों जॉब के लिए आते हैं या जो शादी के लिए ढूंढते हैं, उनको पता होता है कि कब किस समय व्यक्ति बिजी होता है, उसी टाइम वो कॉल करेंगे और उसी टाइम आप ध्यान नहीं देके और आप कहीं ना कहीं उसका शिकार बनेंगे। जैसे ये बात जो इंदौर का हुआ वाकया, एक बैंक अधिकारी थे रिटायर्ड। अब आप देखिए कि बैंक अधिकारी रिटायर्ड है, उनको पता ही नहीं होंगे उन्हें कितने केस लोन आए होंगे, गए होंगे, कितने अमाउंट आया हो नहीं है, पर क्योंकि व्यक्ति अपनी इमेज को लेके, क्योंकि वो एक अच्छे व्यक्ति रहे होंगे, उन्होंने कहा मेरी इमेज खराब ना हो जाए, कहीं ना कहीं वो दिमाग, क्योंकि ईडी का जब उनने देखा एक फर्जी दस्तावेज, क्या उनने वो दस्तावेज चेक किया? जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब कभी बैंक जाते हैं या कभी हम कहीं पर अपना आईडी कार्ड लगाते हैं, लोग उसको चेक करते हैं। आजकल ऑनलाइन सारी चीज सुविधा उपलब्ध है, तो हम लोग हल्के कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं। एक तो पुलिस से देखिए, कोई भी नॉर्मल आदमी अगर पुलिस खड़ी होती है सामने तो आदमी घबरा जाता है, लेकिन आप घबराए ना, आप उस चीज को क्रॉस चेक करें, आप थाने फोन लगाएं,
आप बात करें, क्योंकि बीच में पार्सल के लिए आ रहा था कि साहब हम बाहर से दिल्ली एयरपोर्ट से नारकोटिक्स से या बाहर से बात कर रहे हैं और आपका पार्सल आया है, तो हम लोगों ने यही बोला है कि आप उसको तुरंत अपने लोकल थाने में फोन करिए, आप पता करिए कि ऐसा कोई है, क्योंकि पहले कोई भी चीज अगर दूसरे स्टेट से आती है तो आपके लोकल थाने पे आती है। तो क्या ईडी का समन ऐसे डायरेक्टली आया है, नहीं आया, उसको आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग जो फ्रॉड है ये एक्चुअली 420 है, साइबर फ्रॉड हम नहीं बोल सकते, पर क्योंकि ये कंप्यूटर डिवाइस से हुआ है इसलिए इसको आप साइबर फ्रॉड का नाम दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया से और कहीं ना कहीं से डेटा माइनिंग करके ये लोग पता करके और फिर ये उन लोगों को टारगेट करते हैं, इसे टारगेटेड करते हैं। ये एक एक्चुअली सोशल इंजीनियरिंग है जिसके थ्रू ये पता करके उस व्यक्ति को टारगेट करते हैं और उससे फिर वो जानकारी देखते हुए उसको बताते हैं कि साहब आप फला फला आदमी हो, आपके पास ये है, आप ये है, और आप कहीं ना कहीं आप ऐसे फंस सकते हैं। तो आपको धैर्य रखना है और अवेयर रहना है, आपको जागरूक रहना है। सरकार को उसमें बहुत बड़ी मुहिम चलानी चाहिए और सरकार और जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है इसको इस पर मुहिम चलानी चाहिए कि भैया सबको जागरूक करें, जागरूकता फैलाएं, क्योंकि ये चीज बढ़ती जा रही है और ये चीज रोकने का तरीका एक ही है, जागरूकता। अगर आप जागरूक रहेंगे, अगर आप सजग रहेंगे तभी बच पाएंगे, वरना साइबर क्राइम से बचना मुश्किल है, क्योंकि डर जाते हैं, आप सहम जाते हैं, किसी का फोन आता है, अपना ओटीपी दे देते हैं, आप वेरीफाई कर देते हैं। आपको सजग रहना है और जागरूक रहना है। बिल्कुल सोबित जी, यहाँ पर लोगों को अवेयर रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जागरूकता फैलानी चाहिए, प्रशासन को भी, सरकार को भी तमाम नई मुहिमें चलानी चाहिए। सोबित जी, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ संवाददाता इंदौर से भी जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लगातार जो पूरा मामला है एक रिटायर्ड कर्मचारी के साथ जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जब एक बैंक का रिटायर्ड कर्मचारी ही सुरक्षित नहीं है तो आखिरकार आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? इंदौर से सचिन, आपसे जानना चाहूंगी। बिल्कुल, यह एक सोचने वाली बात है, क्योंकि बैंक का जो पूरा कामकाज जब वो अधिकारी पूरा जानते हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से ये चीज सामने आती रही है, बैंक भी कई बार एडवाइजरी जारी करता है कि किसी को ओटीपी शेयर न करें, किसी प्रकार की कुछ भी पर्सनल जानकारी बैंक से संबंधित न दी जाए, लेकिन उसके बाद भी बैंक अधिकारी को बाकायदा फोन लगाया जाता है और ईडी का वारंट दिखाया जाता है ऑनलाइन, उसका वीडियो कॉल करके दिखाया जाता है और उसको 48 घंटे तक उसको हाउस अरेस्ट करके रखा जाता है और वो एक कमरे में बंद रहते हैं। और उसके बाद वह उस जो बदमाश हैं वह उनसे लगातार बात करते रहते हैं और उसके बाद उनको बहुत सारी चीजों का डराना, धमकाना, और इसके अलावा फिर उनको बोलते हैं कि 8 करोड़ रुपए के लगभग आपके कई विभिन्न खातों में लेन देन हुआ है और उस तरीके से आपने जो ये लेन देन करा है वह उसी के मामले में जांच की जा रही है और उसके बाद फिर उससे 40 लाख रुपए ठग किए जाते हैं। तो ये एक सोचने वाला सवाल है, क्योंकि जब बैंक अधिकारी ही जब इस तरह की अगर शिकार होते हैं तो फिर आम आदमी की क्या बात कर सकते हैं? क्योंकि इसके पहले एसीपी को भी, जो इंदौर में जो पदस्थ हैं अभी एसीपी, उनके साथ भी हाउस अरेस्ट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उनकी सतर्कता से वह चीज बच गई थी। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात ये सामने निकल कर आई है कि एक है ना बैंक अधिकारी के साथ ठगना और उसके 40 लाख रुपए उनसे ले लेना, वो भी 8 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन दिखा के। और उसके अलावा अगर बात करें तो इसके पहले भी 1-2 अरेस्ट के इसी तरीके के मामले आए हैं। सीएस को भी एक महिला सीएस थी, उसको भी इसी तरीके से अरेस्ट किया गया था और 7.5 लाख रुपए ले लिए गए थे। तो ये सोचने वाली बात है कि आम जनता जागरूक क्यों नहीं है, क्योंकि कंटिन्यू साइबर क्राइम हो, क्राइम ब्रांच हो, पुलिस अधिकारी हो, अलग अलग विभिन्न थाना क्षेत्र के अधिकारी हो, वह कई बार अपने सोशल मीडिया पे, अपने फेसबुक अकाउंट पे, ट्विटर पे, हर जगह वो यही जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार की कुछ भी चीजें नहीं होती है। कोई डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई शब्द नहीं है। कोई भी सरकारी एजेंसी का अधिकारी बन के कोई भी अगर कॉल करता है तो वह फेक कॉल है, वो तो उस पर ध्यान न दिया जाए। लेकिन उसके बाद भी जब जिस तरीके से बिल्कुल फ्रॉड करने के लिए जब उसको मैनिपुलेट करते हैं अधिकारियों को या किसी को भी, अगर जिसको हाउस अरेस्ट करना रहता है उसको जब मैनिपुलेट किया जाता है तो वो इस तरीके से गिरफ्त में आ जाता है तो उसका कुछ समझ नहीं आता है। वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है और पूरे तरीके से जो भी वो जानकारी मांगी जाती है वो उसको धीरे धीरे करके देता जाता है। तो यह सोचने वाली बात है कि आम जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुलिस हर दिन, हर समय, हर बार सोशल मीडिया पे और इवन पेपरों में, न्यूज़पेपर में भी या चैनल के माध्यम से भी हर बार ये जागरूक करने की कोशिश करती है, लेकिन आम आदमी जागरूक नहीं होता है। जी बिल्कुल सचिन, यहाँ पर जो आम जनता है उनको जागरूक होने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है और ये जानने की आवश्यकता है कि आखिरकार उनके साथ साइबर ठगी जैसा एक बड़ा फ्रॉड हो रहा है। हमारे साथ भोपाल से गौरव गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। गौरव, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब तक साइबर ठगी के आखिरकार भोपाल में कितने मामले आ चुके हैं सामने और क्या डिजिटल अरेस्ट के भी मामले सामने आ चुके हैं भोपाल से?
देखिए, डिजिटल अरेस्ट का ये जो मॉडल ऑफ ऑपरेंडी है वारदातों को अंजाम देने का, ये अब साइबर सेल के लिए भी एक बहुत बड़ी परेशानी बन गई है। क्योंकि देखिए, एक आम आदमी के मन में एक डर होता है पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए। ऐसे में अगर उनके पास कोई कॉल आता है और अपने आप को भी ये बताता है कि वो किसी बड़ी एजेंसी का अधिकारी बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक आम आदमी उस कॉल से डर जाता है और इसी डर का फायदा उठाकर ये ठग उसे चूना लगा देते हैं। अगर हम बात करें तो भोपाल में अब तक के ऐसे 2 मामले आ चुके हैं और पूरे मध्य प्रदेश में 5 से 6 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। स्टेट साइबर सेल के पास इस तरह की शिकायतें आई हैं। अब देखिए, लोगों का जो वारदात करने का तरीका होता है, सबसे बड़ी बात यह कि ये उन लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो ऐसे प्रोफेशन से रहे हैं जो बहुत ज्यादा साफ सुथरा। आप देखिए, क्योंकि अभी तक जितने भी ठगी के मामले सामने आए हैं, कहीं कोई रिटायर्ड बैंक कर्मचारी है, कहीं कोई रिटायर्ड प्रोफेसर या प्रिंसिपल है, या कोई अन्य ऐसे प्रोफेशन में जो हमेशा से बहुत साफ सुथरी जॉब में रहा हो, एक हाई प्रोफाइल जॉब में रहा हो। क्योंकि भोपाल में जो अभी हाल ही में एक मामला सामने आया था, एक रिटायर्ड प्रिंसिपल था और उनसे करीब 1.5 करोड़ की ठगी यहाँ पे की गई थी। उनके पास भी किसी तरह का कॉल आया था और कॉल करने वाले ने अपने आप को सीबीआई का एक अधिकारी बताया और उससे ये कहा कि आपके आधार कार्ड के नाम से एक पार्सल कंबोडिया जा रहा है और इस पार्सल के अंदर ड्रग्स और कई सारी आपत्तिजनक सामग्री है। कहीं ना कहीं जब ऐसे किसी व्यक्ति के पास इस तरह का कोई कॉल जाता है तो एक डर उसके मन में होता है और इसी डर का फायदा उठाकर ये ठग उसे बहुत बुरी तरह से ठग लेते हैं। यहाँ पे जब इस रिटायर्ड प्रिंसिपल के पास ये कॉल गया तो उसको सबसे पहले यही कहा गया कि आप किसी से संपर्क नहीं करेंगे, आप अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, और उससे डर का फायदा उठाकर उसकी पूरी बैंक की डिटेल उस ठग ने ले ली और उसके बाद उस ठग से वो जो डिटेल लेने के बाद जो पैसा उसके अकाउंट में था वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया। इस पैसे के ट्रांसफर के बाद जब सीबीआई अधिकारी जो अपने आप को बताता था वो ठग, उसका कॉल आना बंद हुआ। उसके बाद उस प्रिंसिपल को ये समझ में आया कि उसके साथ एक फ्रॉड हुआ है। उसके बाद तत्काल उसने स्टेट साइबर सेल से संपर्क किया और इस मामले की शिकायत दर्ज कराई। अब स्टेट साइबर सेल इस मामले में जांच कर रहा है, लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं इस तरह के जब भी मामले सामने आते हैं, ट्रेस कर पाना भी बहुत बड़ी चुनौती साइबर सेल के लिए हो जाती है। क्योंकि जो ये कॉल आते हैं ये आईपी एड्रेस को बदलकर किए जाते हैं, इनकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाती है और ये बहुत बड़ी वजह है कि इस तरह की घटनाएं जब होती है तो ऐसे आरोपियों तक पहुंच पाने में पुलिस अक्सर नाकाम होती है। जिन अपराधों में अपराधियों तक पुलिस पहुंच जाती है तो ऐसे में कई सारे खुलासे भी होते हैं, अन्य वारदातों का भी खुलासा होता है, लेकिन ज्यादातर ऐसी बड़ी वारदातों में पुलिस के हाथ खाली ही नजर आते हैं। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि जब भी कोई ऐसा कॉल आए तो वो सबसे पहले इस चीज को पहचाने कि इस तरह का अगर कोई कॉल आ रहा है तो वो असली है या कोई फर्जी कॉल है। क्योंकि देखिए, पुलिस का या किसी भी एजेंसी का काम करने का जो तरीका होता है वो कभी ऐसा नहीं होता है कि वो किसी को इस तरह से कॉल करें, वीडियो कॉल करें और उन्हें हाउस अरेस्ट रहने के लिए कहें। क्योंकि पुलिस की सीधी कार्रवाई होती है कि जब भी अगर उन्हें किसी से पूछताछ करनी होती है तो वो उनके घर जाते हैं या उनको हिरासत में लिया जाता है या उनसे पूछताछ की जाती है, उनके बयान लिए जाते हैं और सारा काम डॉक्यूमेंटेशन पर होता है। वर्चुअली इन्वेस्टिगेशन कभी भी पुलिस नहीं करती है। ऐसे में अब लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी होगा कि वो अब इस तरह की वर्चुअली कोई भी कम्युनिकेशन से बचें। इस बात के लिए कई बार स्टेट साइबर सेल ने पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में एडवाइजरी भी जारी की है, लेकिन फिर भी अब इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। तो अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस तरह की वारदातों से बचने के लिए लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, इस तरह की वारदातों से अगर लोगों को बचाना है तो अलग अलग स्तर पर इसके लिए कई सारी मुहिम चलानी पड़ेगी, कई सारे जन जागरूकता कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे, तब जाकर इस तरह की वारदातों में कुछ हद तक कमी आएगी। क्योंकि देखिए, साइबर सेल को लेकर, साइबर क्राइम को लेकर एक बहुत बड़ी दिक्कत अभी ये है कि इसे लेकर कोई भी ऐसा कानून नहीं है, ऐसा कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है कि अगर किसी स्टेट में कोई वारदात हो रही है और दूसरी स्टेट में बैठकर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है तो उस स्टेट की पुलिस का सपोर्ट लेकर वहां तक आरोपियों तक पहुंचा जा सके। अगर भोपाल में कोई वारदात होती है और किसी अन्य स्टेट से अगर इस वारदात को अंजाम दिया जाता है तो भोपाल की ही टीम को वहां जाना पड़ता है और वहां पर भी लोकल पुलिस का सपोर्ट कई बार नहीं मिलता है और इसी वजह से इन अपराधियों तक पहुंच पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी दिक्कत जो स्टेट साइबर सेल के पास है वो है स्टाफ की कमी की वजह से भी इस तरह के मामलों के खुलासे नहीं हो पाते हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करते हैं तो वारदातों को अंजाम देने का जो ये तरीका होता है ये कई सारे ग्रुप नहीं बल्कि 2 या 4 ग्रुप ही होते हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन जब इनकी संख्या बढ़ना शुरू होती है तब इस बात को समझा जाता है कि अन्य ग्रुप भी इस तरह की वारदातों को अंजाम देने में शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, सैकड़ों में नहीं गई है। बिल्कुल, यहाँ पर गौरव, इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। हमारे साथ यहाँ पर एक्सपर्ट
एक्सपर्ट भी, साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए सोबित जी आपके पास आना चाहूंगे, आपसे जानना चाहूंगे आखिरकार लोगों को अवेयर किस तरह से करा जाए, क्योंकि लगातार ये मामले बढ़ते जाते हैं। जब लोगों के साथ ये तमाम जो वारदातें हैं वो हो जाती है तो लोग पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन कहता है कि साइबर क्राइम सेल के पास जाए। ऐसे में लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि आखिरकार करें तो क्या करें। देखिए, सबसे मेन चीज है कि जैसा कि होम मिनिस्ट्री जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसने एक ऑलरेडी नोटिफिकेशन जारी कर रखा है 2021 और 22 में कि हर स्टेट में पहले महीने के पहले बुधवार को साइबर जागरूकता दिवस बनाना है। और इस पर अभी कोई भी ऐसे प्रक्रिया नहीं चल रही है, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी 2015-16 में साइबर सेल के साथ रुस्तम जी सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया था, जिसमें हम हर स्कूल हर कॉलेज में गए थे। फिर हम महिला बाल विकास और इनके साथ भी हमने नया प्रोग्राम चलाया, जिसमें बच्चों स्कूल कॉलेज और हम लोग ऐसे लोगों के पास जाते हैं, कम्युनिटी में जाते हैं, कई ऐसे क्लब्स में जाते हैं, लोग जागरूक होते हैं। पर इसको अब जरूरत है कि तहसील ब्लॉक लेवल तक, मतलब गांव तक हमको पहुंचाना पड़ेगा। हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो 52 जिलों में हमको हर स्कूल कॉलेज और वहाँ के जितने भी और नगर निगम है और जितने विभाग है, उन सब विभाग के कर्मचारियों को, हर एक व्यक्ति को ये अभियान में जुड़ना पड़ेगा और इसके अवेयरनेस के लिए एक अभियान चला के इसको सब लोग को जागरूक करना पड़ेगा। ऐसा मध्य प्रदेश के अलावा सारे जितने भी राज्य हैं इंडिया में, क्योंकि जागरूकता से ही बच सकते हैं। क्योंकि होता ये है कि व्यक्ति जानकर तो नहीं, लेकिन अनजाने में, क्योंकि होता फोन जब आता है आज डर जाता है, व्यक्ति डर जाता है, डर के कारण वो अपनी ये सारी चीजें, जैसे हाउस अरेस्ट हो रहा है, ऐसी किडनैपिंग का मामला था, ऐसी कई और मामले सामने आए हैं। तो जब तक हम जागरूक नहीं करेंगे, हमें सरकार को एक मुहिम चलानी पड़ेगी और इस लेवल पे काम करना पड़ेगा कि हर जगह हर समय, अब जैसे कई लोग हैं, कई ऐसी संस्थाएं जो काम कर रही है, पर इसको एक अच्छे लेवल पे करना पड़ेगा। उससे ही लोग बच पाएंगे। तो जागरूक रहेंगे तो ही सजग रहेंगे, तो ही जागरूक हो पाएंगे और इसी से बच पाएंगे। इसका एक मूल मंत्र यही है, क्योंकि फ्री में कुछ मिलता नहीं है, लालच से आपको हमेशा वायरस मिलेंगे ऑनलाइन वर्ल्ड में। ये चीज अब लोग जान गए। लेकिन ये जो धोखाधड़ी है, कॉल करके जो आधार कार्ड से हुआ या पीएम किसान योजना से अभी बीच में आ रहा है, नया फ्रॉड भी आया है मार्केट में, साथ में अब ये नया हाउस अरेस्ट आया है। बीच में भी कुछ दिन पहले ऐसे ही किसी के कोई बच्चे ने कोई गलती कर दी, इस टाइप का कॉल आ रहा था। लेकिन इन कॉल से बचने के लिए आपको सिर्फ एक चीज है, जागरूकता, और दूसरा है धैर्य। आप 2 मिनट शांत होकर सुनिए, समझिए, उसके बाद अपने लोकल थाने से कॉल करिए, अटेंड करिए या बात करिए, बैंक में बात करिए, या अपने कहीं ना कहीं उस चीज में आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि इस समय वर्चुअल वर्ल्ड पे आप भरोसा नहीं कर सकते ये कॉल्स, क्योंकि जो नंबर से आते हैं ये बाहर के नंबर होते हैं। अब ये नंबर होते हैं वाइट कॉल्स है, एक्चुअली ये इंटरनेट से आए हुए नंबर होते हैं। तो आप बोलते हैं दिल्ली से फोन आ रहा है या कहीं फला नंबर से स्टेट से फोन आ रहा है, तो कोड उसको दिखता है आपको। पर इससे बचने के लिए आपको धैर्य रखना है, अवेयर रहना है। और सरकार को मेरी निवेदन है सरकार से और सबसे कि भैया आप कम से कम ऐसे जागरूकता अभियान चलाएं जिससे बच्चों को समझाएं, बच्चे अपने बड़ों को बताएंगे या उन लोग को, वृद्धजनों को जिनकी पेंशन आती है, और कई ऐसे केस हैं जिनकी पेंशन खाली हो जाती है और वो लोग बहुत परेशान होते हैं, फिर वो जाते हैं लोकल थाने जाते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है 1930 पे आप कॉल करें। अगर आप थोड़े बहुत जानकार हैं, आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके बारे में कर सकता है, तो 24 घंटे के अंदर अपने हुए इस मृत्यु की, जो आपके साथ ये केस हो गया, उसके लिए cybercrime.gov.in ये नेशनल साइबर क्राइम का पोर्टल है, उस पर आप लॉग इन करके उस पर कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके साथ यूपीआई या ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है जिसमें जॉब में या किसी में जीवनसाथी.com टाइप के जितने मैनेजरियल जो होते हैं, ये जो फ्रॉड होते हैं, क्योंकि होता नाम दिखाते हैं पर होता कुछ और है। अगर ऐसा फ्रॉड होता है तो आप संचारसाथी.net पे लॉगिन करके चक्षु पे जाके अपनी कंप्लेन पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हैं। 24 घंटे में अगर आप लॉगिन करते हैं, अगर आपके नियरेस्ट रीच में थाना नहीं है या थाना आपसे दूर है कि आप साइबर सेल थाने नहीं जा सकते, तो इस पर आप कंप्लेन करेंगे तो आपकी रिपोर्ट ऑनलाइन हो जाएगी। उसमें आपको अपना आईडी प्रूफ, अपना नंबर, ईमेल आईडी देना होता है और बहुत आसानी से आपका केस हो जाता है। और कई लोगों के पैसे भी वापस आए हैं। तो साइबर क्राइम होने के बाद पैसे आने की संभावना पूर्ण होती है, बशर्ते ये है कि आप 24 घंटे में अपनी कंप्लेन करा दें, तथ्य मतलब आपके सारे रिकॉर्ड के साथ।
बिल्कुल सोबित जी, और ऑनलाइन कंप्लेंट भी जो तमाम कस्टमर है, आम जनता है जिनके साथ ये साइबर ठगी हो जाती है, धोखाधड़ी हो जाती है, उन लोगों को ऑनलाइन तरीके से भी कंप्लेंट करवानी चाहिए। सोबित जी, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ इंदौर से माफ कीजिएगा विनोद शर्मा हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए। विनोद, एक नया भी मामला सामने आया है, डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया। क्या ग्वालियर में इससे रिलेटेड कोई केस सामने आया है, और साइबर ठगी के प्रति वहां की जो जनता है किस तरह से जागरूक अवेयर नजर आ रही है? विनोद, तो देखिए नेटवर्क इश्यू के चलते विनोद से संपर्क हो नहीं पा रहा, लेकिन संपर्क साधेंगे। लेकिन आपको ये जानकारी दे दें कि लगातार साइबर ठगी का जो जाल है वो बढ़ता जा रहा है। तो देखिए, डिजिटल दुनिया के इस दौर में अब साइबर ठगों की सक्रियता काफी बढ़ गई है। वो ठगी के तरीकों को भी लगातार बदल रहे हैं। अब तक साइबर ठग बैंक ओटीपी, फर्जी प्रोफाइल बनाकर पैसे मांगने जैसे तरीके से ठगी कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने फ्रॉड करने के नए नए तरीके ढूंढ लिए हैं। कौन से वो तरीके हैं, देखिए रिपोर्ट। साइबर ठगों का बढ़ता जाल, जान कॉल से रहे सावधान, नए तरीकों से हो रहा शिकार। जी हाँ, अगर आप भी किसी अनजान कॉल को उठाने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये कॉल आपकी पाई की कमाई को खत्म कर देगा, आपको कंगाल बना देगा। ये हम नहीं बल्कि देश में बढ़ते साइबर ठगी के मामले बता रहे हैं कि इस डिजिटल दुनिया में साइबर ठगों का मकड़जाल तेजी से फैल चुका है, और ये शातिर अपराधी बड़ी ही आसानी से लोगों को चूना लगाने में कामयाब हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अब जब लोग इन अपराधियों के खिलाफ सजग हो चुके हैं तो इन लोगों ने ठगी करने के नए नए तरीके भी अख्तियार कर लिए हैं। दरअसल देश में बीते कुछ सालों के दौरान फाइनेंशियल फ्रॉड के मामलों में तेजी आई। खबरों के मुताबिक बीते 3 साल में 47% भारतीयों ने एक या ज्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड का अनुभव किया है। यानी कि देश की आधी आबादी इस वक्त साइबर ठगों की पहुंच में है, जो किसी न किसी तरह से लोगों को चूना लगा रही है। इतना ही नहीं, यूपीआई और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी फाइनेंशियल फ्रॉड सबसे आम है। इसके अलावा आरबीआई के डाटा पर गौर करें तो पिछले वित्त वर्ष 2023-24 साइबर फ्रॉड के मामले 166% तक बढ़ गए हैं। रिजर्व बैंक के मुताबिक इस दौरान 36,000 से भी ज्यादा साइबर फ्रॉड के मामले सामने आए हैं। इस वित्त वर्ष में साइबर ठगों ने लोगों से 13,930 करोड़ रुपए की ठगी की है। साफ है, एक और इन शातिरों पर शिकंजा कसने के लिए साइबर टीम अलर्ट पर है, तो साइबर अपराधी भी हर बार नए नए तरीकों से लोगों को ठग रहे हैं। जैसे स्पैमिंग के जरिए ठग लोगों की ईमेल पर स्पैम मेल भेजते रहते हैं, जिस मेल में कई प्रकार के लिंक भी होते हैं। ऐसे में अगर इंसान लिंक को टच करता है या ओपन करता है तो उस इंसान का ईमेल और कंप्यूटर ठग के नियंत्रण में आ जाता है। साइबर स्टॉकिंग, साइबर अपराधी इस दौरान लोगों से फोन पर चैट करते हैं। जब बातचीत का दायरा बढ़ जाता है तो फोन रिकॉर्डिंग और चैट को वायरल करने की धमकी देते हैं। सेक्सटॉर्शन के जरिए साइबर अपराधी लोगों को अपने झांसे में लेकर उनसे अश्लील बात करते हैं। घर बैठे रुपए कमाने का लालच देकर भी साइबर अपराधी लोगों को ठग रहे हैं। साइबर अपराधी लोगों की व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर घर बैठे रुपए कमाने का ऑफर देते हैं। ऑनलाइन ट्रेंडिंग पर ठगी, साइबर अपराधी ऑनलाइन ठगी के नाम पर लोगों को लगातार चूना लगा रहे हैं। पहले ठग रुपए को डबल करने का लालच देते हैं, इस दौरान 2-3 बार ठग रुपयों को 2 गुना कर रुपए देते हैं। इन दोनों ही राज्यों में आए दिन साइबर ठगों के कई मामले सामने आते रहते हैं, जहां जरा सी चूक की वजह से लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि कैसे इन साइबर ठगों से बचा जाए। कभी भी अनचाहे मैसेज लिंक को ओपन ना करें, ओटीपी कभी शेयर ना करें। ऐसे
SMS अलर्ट को ऑन रखें ताकि हर ट्रांजैक्शन का अपडेट मिलता रहे। डेबिट और क्रेडिट कार्ड के CVV नंबर को मोबाइल पर ट्रांजैक्शन के समय छुपा कर रखें। ऑनलाइन शॉपिंग में लेन देन की अधिकतम लिमिट को कम रखें। ऑनलाइन ठगी और बैंकिंग संबंधित फ्रॉड होने पर जल्द से जल्द इसकी शिकायत करें। हर 1 या 2 हफ्ते में अपने शॉपिंग अकाउंट का पासवर्ड बदल लें। साफ है, देश में साइबर ठगी के मामलों में आई तेजी की सबसे बड़ी वजह है लालच। साइबर ठग पैसों का लालच देकर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसे में आप भी अलर्ट रहें। टीम न्यूज स्टेट। ग्वालियर से विनोद शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संवाददाता विनोद, आपके पास आते हुए, क्या डिजिटल अरेस्ट के जो मामले हैं ग्वालियर में भी देखने को मिल रहे हैं? क्या ये मामले ग्वालियर से भी सामने आ रहे हैं? देखिए, एक नहीं बल्कि कई मामले ग्वालियर से सामने आ रहे हैं। मैं बता दूं, मई के महीने में एक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुजाता बापट के फोन पे भी इसी तरह का कॉल आया और ये कहा गया कि आप मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं और उनके खाते से लगभग 38 लाख रुपया घर में कैद करा के हाउस अरेस्ट करा के निकलवा लिया गया। कल ही एक मामला सामने आया, एक DSP के भाई हैं, उनके बेटे को ये कह के पैसा ले लिया गया कि आपका बेटा गैंग रेप में फंस गया, तुरंत हमारे अकाउंट में पैसा डालें। तो ग्वालियर से ऐसी हर महीने 2-3 तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं और हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट शोभित चतुर्वेदी जी भी जुड़े हुए हैं। शोभित जी, अवेयर लोगों को होने की काफी ज्यादा आवश्यकता है, लेकिन मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगी, जो ये ठगी करते हैं लोग, आखिरकार इनके पास आम जनता की तमाम जो बायोडेटा है, तमाम जो जानकारी है, इन लोगों तक कैसे पहुंचती है और इन लोगों को कैसे पता होता है कि ये व्यक्ति पैसे देने में सक्षम है तो हम इनसे पैसों की मांग करते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि सोशल मीडिया के अंदर जो हम अपनी जानकारियां डालते हैं या अपनी एक्टिविटी डालते हैं, तो ये लोग वहां बैठे हुए होते हैं, ये चेक करते रहते हैं। और इनके साथ सबसे बड़ी बात जो मैं लास्ट टाइम भी बताई थी कि डेटा माइनिंग। देखिए क्या होता है, जैसे आप देखें कि अगर आप गूगल पे, आप समझते हैं कि आपका फोन बहुत अच्छा है आपके लिए, पर स्मार्टफोन है, आप जैसे ही गूगल पे, सिंपल से समझिएगा इस बात को कि आपके पास व्हाट्सएप का बिल नहीं आता है, फेसबुक का बिल नहीं आता है ना। और दुनिया की सबसे महंगी जो कंपनी, आज सबसे अमीर कंपनी, वो शायद फेसबुक और व्हाट्सएप मेटा ही है, इंस्टाग्राम वाली। होता ये है कि जब हम गूगल पे कुछ चीज डालते हैं सर्च करने के लिए, तो उस टाइप के ऐड आपके पास आने लगते हैं, तो हम सोचते हैं ऐड से वो कमा रहे हैं। पर कभी आप ये करिए कि अपने मोबाइल को रखिए अपने पास में। चलते मुझे आपको रोकना पड़ेगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। भोपाल से गौरव हमारे साथ जुड़े, ग्वालियर से विनोद हमारे साथ जुड़े, इंदौर से सचिन भैरानी हमारे साथ जुड़े, तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप लोग भी सतर्क रहिए और न्यूज स्टेट की स्क्रीन पर तमाम आपको हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उनको भी अपनी आम निजी जिंदगी में जरूर फॉलो कीजिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए आप न्यूज स्टेट देखते रहिए।